सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 1। और ये हमारी जो एनसीईआरटी पार्ट 1 है उसका आखिरी चैप्टर है और आज हमारी फर्स्ट वाली जो एनसीईआरटी है वो फाइनली खत्म हो जाएगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका नाम लिख देंगे हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1। चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला फिगर इट आउट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन दैट आर ट्रू। चलो जी, अब इसने बोला जो आपको लगता है प्रोपोर्शन स्टेटमेंट की ट्रू है उसको आप सर्कल कर दो। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। अभी मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 4:7 इज प्रोपोर्शनल टू 12:21। ठीक है? अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। अब मैं आपको दो तरीके जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है? तो देखो, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि आपकी जो पहले वाले दो हैं आप फ्रैक्शन में लिख दो कि 4/7 इक्वल टू 12/21 और ऐसे चेक कर लो। 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। तो ये भी 4/7 है, ये भी 4/7 है, ठीक है? सो ये प्रोपोर्शन में प्रूव हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीके में ना आपका एक फॉर्मूला आता है जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी अंदर वाले का प्रोडक्ट और बाहर वाले का प्रोडक्ट। तो मीन्स का मतलब अंदर, यानी 7 और 12। तो 7 इंटू 12 का जो आंसर है वो बाहर वाला 21 इंटू 4 के बराबर आना चाहिए। 7 12 होता है आपका 84 और 21 इंटू 4 भी होता है 84। तो ये आपके दो तरीके हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक ये फ्रैक्शन वाला मेथड हो गया और दूसरा ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हो गया, ठीक है? और जब ये प्रूव हो जाए तो आप सिर्फ मलसा लिख दो कि हाँ, दे आर इन प्रपोर्शन, बस खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना है, ठीक है? मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 8:3 और 24:6, ठीक है? 8:3 और ये है 24:6। एक मिनट, ये रेशियो है 24:6। चलो, तो 8/3 इक्वल टू 24/6। इसे सॉल्व करो। 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, ये तो कहीं से भी हो नहीं रहा है तो लिख दो। मैं लिख नहीं रहा दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, सिर्फ नो लिख रहा हूँ, ठीक है? इतना आप लोग समझ जाना। यहाँ पर ये लिखना है दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन और जो प्रोपोर्शन है वो दे आर इन प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट है 7:12, ठीक है जी? और फिर है अपना 12:7, ठीक है? तो देखो, अब ये 7/12 इक्वल टू 12/7 है, लेकिन न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए प्रोपोर्शन के लिए, वो नहीं है। तो फिर से इसका भी हो गया है नो। आ जाओ जी फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट कह रहा है 21:6, 21:6 और फिर कह रहा है 35:10, 35:10। चलो जी देखो, तो 21/6 इक्वल्स टू 35/10। So 3 7s are 21, 3 2s are 6, 5 7s are 35, 5 2s are 10। तो इसका आंसर हो गया यस, ये प्रोपोर्शन में है। आप लोग देख ही पा रहे हो कि प्रोपोर्शन में 7/2 इक्वल टू 7/2 आ गया। फिफ्थ पार्ट करते आ जाओ। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है 12:18, 12:18 और दूसरा अपना हो गया 28:12, 28:12। एक मिनट, ठीक है? ये हो गया 12:18 और 28:12। चलो जी इसे सॉल्व करते हैं। तो 12/18 इक्वल्स टू 28/12। 2 4 किससे करें? हाँ, 2 से कर देते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। इसको आ जाओ, ये 4 से हो जाएगा। 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12। अब ये 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3 और 7/3 आ रहा है, तो इसका भी हो गया नो, ठीक है? और अगला पार्ट दे रखा है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट भी देख लेते हैं। सिक्स पार्ट कह रहा है 24:8, 24:8 और फिर कह रहा है वो 9:3, 9:3। चलो जी, तो देखो 24/8 अगर आप देखो इक्वल्स टू 9/3 अगर आप देखो। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, वो तो मैं 8 3 ज़ा से भेज सकता था। ऐसे 3 1 ज़ा, ये 3 3 ज़ा हो गया और ऐसे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये भी बराबर आ रहे हैं, तो इसका भी आंसर यस हो गया कि ये प्रोपोर्शन में, ठीक है?
इसी तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया और ये बेसिक था प्रपोर्शन वगैरह का, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव 3 रेशियोज दैट आर इन प्रपोर्शन टू 4:9। अच्छा देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो, बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपको 3 रेशियो बताने हैं जो कि 4:9 के प्रपोर्शन में, तो यानी 4/9 के। तो सिंपल सा काम करना है, दोनों से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहला कर दो इंटू एक मिनट, पहला कर दो इंटू 2/2, तो ये आपको दे देगा 8/18। दूसरा आप कर दो 4/9 इंटू 3/3, ये आपको दे देगा 12/27, ठीक है। फिर तीसरा आप लोग कर दो 4/9 इंटू 4/4, ये आपको दे देगा 16/36। तो इस तरीके से हमने ये 3 नंबर निकाल लिए हैं पहला। और इसने हमें क्या बोला है? इसने हमें रेशियो की फॉर्म में लिखने को बोला। हम रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो, एक हो गया 8:18, दूसरा हो गया 12:27 और तीसरा हो गया 16:36, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। आओ जी आगे बढ़े। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द मिसिंग नंबर्स फॉर दीज रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 18:24। अच्छा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। तो देखो, उसने एक तरीके से बोला जैसे कि ये 3 है, ठीक है, और उसने बोल रखा है 3:- बोल रखा है, यानी 3 के नीचे का कुछ नहीं दे रखा, तो मैं इसे x मान लेता हूँ। और दूसरा रेशियो में इसने क्या दे रखा है? दूसरा इसने रेशियो में दे रखा है मेरे को 18/24, तो मैंने उसको क्या लिख दिया? दूसरा इसने 18/24 के रिलेशन में करना है। अच्छा, तो अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, 3 कितने जा 18 होता है? 3 6 जा 18 होता है ना। तो ऐसी 24, 4 6 जा क्या होता है? 24। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 4 आ गई। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा ऐसे करना चाहो कि भाई आपको ये पूरा लिखकर ही करना है अच्छे से, तो आप इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, वो बताता हूँ कैसे कर सकते हो। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स कर दो। 24 3 से कितना होता है? 72 इक्वल टू 18x, और x इक्वल टू आपका क्या हो गया? 72 डिवाइडेड बाई 18। इसे कट करोगे तो भी 4 ही आएगा। तो आप सॉल्व करने, अगर आप चाहो आप सॉल्व करोगे, फिर करोगे तो कर लो, डायरेक्ट आंसर लिखना है तो कर लो। चलो जी, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है 12 रेशियो, ठीक है जी। तो अब देखो, ऊपर उसने 12 दे दिया, नीचे उसने बताया नहीं है, और फिर उसने क्या कह दिया है? 18/24 वही। तो ये देखो, ये x ले लिया, ये 18/24। अब देखो, हमें पता है कि ये ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता है ना, तो हमें इसे सॉल्व वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब ऐसे, मतलब कि ओरली नहीं हो सकता, क्योंकि 12 18 की टर्म में कहाँ आता है? तो देखो, 12 इंटू 24 इक्वल्स टू x इंटू 18। मैंने वही करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 को द डिवाइड में भेज दो। 12 इंटू 24 इक्वल डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व कर दो। 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, और क्या अपना 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12। तो मेरी x की वैल्यू अगर देखी जाए तो x की वैल्यू मेरी जो है वो आ चुकी है यहाँ पर 16, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। और अगर आप चाहो कि आपको चेक करना है तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ। देखो, 12/16 इक्वल टू 18/24 लिखा मैंने। 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, और इसको कर दो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, और आ गया ये देखो। और इसको और काटना है तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 3/4 इक्वल टू 3/4 आ गया ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। फटाफट से रब करता हूँ, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हमारा अब हम करने वाले हैं हमारा थर्ड पार्ट इसी का। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है अपना क्या मिसिंग है इसमें? 20 से मिसिंग है। चलो जी, 20 से मिसिंग है, तो देखो 20 के नीचे वाले को हमने x मान लिया, और दूसरा इन्होंने 18/24 दे ही रखा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 18 इक्वल्स टू 20 इंटू 24, x इक्वल टू 20 इंटू 24/18 कर दो। 3 8 ज़ा 24, और 3 6 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारा आ गया है 80/3। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्या कहते हैं, कि आपका नॉर्मल नंबर ही आए, वो आंसर आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। आ गया। आ जाओ जी हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है 27, ठीक है। तो 27 के नीचे वाला नहीं पता, x मान लिया, और इक्वल टू 18/24 इन्होंने दे रखा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो x इक्वल टू 27 इंटू 24/18, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, तो x इक्वल टू आ गया अपना 36। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कुछ तो खतरनाक ही कर रखा है, शेप्स बना रखी है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ठीक है, विच आर सिमिलर टू ईच अदर। यू कैन वेरीफाई बाय मेजरिंग द विड्थ एंड हाइट यूजिंग अ स्केल एंड कंपेयरिंग देयर रेशियोज। ठीक है जी, अब हमें इनके रेशियोज भी मेजर कर रहे हैं और इनकी विड्थ भी करनी है। ठीक है, कर लेते हैं, पर इन्होंने यहाँ पर हमें तो कोई मेजरमेंट नहीं दे रखा। मेन टास्क ये है कि आपको क्या करना है, आप लोगों ने एक स्केल लेना है और इसे खुद मेजर करना है, क्योंकि इसने हमें तो नहीं बता रखा ना, कि जैसे अगर इसने हमें बता रखा हो कि हाँ भाई ये आपको दे रखी यूनिट्स, इसने नहीं दे रखी है, वो हमें खुद लेनी पड़ेंगी। और इसने ये भी नहीं बोला कि आप स्केल क्या लो, वो भी हमें खुद ही चूज़ करना पड़ेगा। क्या करें क्या करें, चलो जी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, करते हैं। तो पहले ना एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैं टेबल यहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ? यहाँ तो बन नहीं सकती टेबल, उधर ही बनानी पड़ेगी। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को अपना इधर ही लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कितने रेक्टेंगल दे रखे हैं? 5 रेक्टेंगल है, ABCD। तो एक काम करते हैं, देखो टेबल ऐसे बनाते हैं, ये अपना रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और रेक्टेंगल दे दिया है और उसने हमें वो भी दे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी ये रेक्टेंगल ले लिया, ये हम विड्थ ले लेते हैं रेक्टेंगल की, ये हम हाइट ले लेते हैं, और ये हम विड्थ अपॉन हाइट का रेशियो ले लेंगे। रेशियो क्या लेंगे बता दे रहा हूँ, W/H, यानी विड्थ अपॉन हाइट। इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब पता नहीं कितनी जगह लेगा, मैंने कर दिया डिवाइड। कितने रेक्टेंगल है? 5 हैं, ABCDE। चलो जी ये भी हो गया। अब उसने विड्थ कहीं नहीं, हमें देखो, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं हमें ए की जो विड्थ है, ए की विड्थ हमें कम ही लग रही है, पर हम कुछ भी देखो, हम यहाँ पे लेजेट रैंडम लेट करने वाले हैं। लेट कर लेते हैं, ए की विड्थ को 5 मान लेते हैं, बी की विड्थ को हम 15 मान लेते हैं, फिर सी की विड्थ को हम 45 मान लेते हैं, डी की विड्थ को 35 मान लेते हैं, ई की विड्थ को भी 15 मान लेते हैं। ऐसे कुछ भी मान लो। ठीक है, हाइट दे रखी है, हाइट भी मान लो, हाइट को भी कुछ भी मान लो। तो इसको हम 15 मान लेते हैं, इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या मानो। ठीक है, इसको आप 10 मान लो, इसको आप 5 मान लो। अब वो कह रहा है जी, अब आप बताओ कि आपके पास जो रेशियो है, कि वो रेशियो आप क्या लेने वाले हो। ठीक है, तो देखो जी हम रेशियो ले लेते हैं, रेशियो लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो निकालो इसका, विड्थ अपॉन हाइट का। 5/15 का रेशियो क्या आएगा? 1:3 आएगा, 1/3 होता है ना। 15/10 पे आ जाओ, 15/10 अगर आप करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया 3:2। फिर इस पे आ जाओ, 45/20 अगर आप करो तो 5 4 ज़ा 25, 9 ज़ा 45, ये आ गया 9:4। फिर आ जाओ 35/10 पे, 35/10 अगर आप करो, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, ये आ गया 7:2। 15/5 पे आ जाओ, तो 15/5 अगर आप करो, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, ये आ गया आपका 3:1। तो इस तरीके से इसने हमें क्वेश्चन कहा था कि आप रेशियोज निकालो और बताओ कि क्या आपका सिमिलर आ रहा है। तो देखो अगर हम एक चीज़ देख पाएँ, तो हमारा जो रेक्टेंगल ए है और हमारा रेक्टेंगल ई है, वो हमारे दोनों सिमिलर आ रहे हैं देखने में। जो इनके रेशियोज आ रहे हैं वो एक तरीके से सिमिलर आ रहे हैं, 1:3 या 3:1 जो है वो सिमिलर आ रहा है। और अगर आप फिगर में भी देखो जो उन्होंने बना रखे तो वो सिमिलर से ही बने। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ठीक है जी, देख लिया हमने। कैन यू ड्रॉ अ स्मॉलर रेक्टेंगल एंड अ बिगर रेक्टेंगल विद सेम विड्थ टू हाइट ratio in your notebook? Compare your rectangles with your classmate drawings. Are all of them same? If they are different from yours, can you think why are they wrong? ये मतलब क्यों भैया, क्यों क्यों मतलब क्यों, वाई, ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? वाई मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? कर देते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। इसने एक तरीके से बोला है भाई एक रेक्टेंगल आप छोटा बना दो, एक रेक्टेंगल आप बड़ा बना दो। एक काम करते हैं हम, जो अच्छा इसमें ना हमने ये नहीं लिखी, हम इसकी यूनिट बता देता हूँ। पिछले वाले में आपको पहले यूनिट सबकी ना, आप इसकी भी मान लो मिलीमीटर, और इसकी भी मिलीमीटर मान लो, वही ले सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेजर करोगे वो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में अगर हम सॉल्व करना है तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले वाले का भी हम मान के ही चलेंगे। तो एक काम करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हम हमारी विड्थ जो है, विड्थ को मान लो आप 32 और हाइट को मान लो आप 18 ठीक है, ये हमने मान लिया।
अब उसने हमें क्या बोला है, पहला उसने बोला है कि आप एक छोटा बना कर दिखाओ। चलो जी छोटा बना देते हैं, छोटे के लिए ऐसे करते हैं हाफ कर देते हैं, हम हाइट को हाफ कर देते हैं। तो अगर हाइट को आप हाफ करोगे 18 से मल्टीप्लाई, ये कितनी हो जाएगी 9 mm हो जाएगी। विड्थ को भी हाफ कर देते हैं, और अगर आप विड्थ को हाफ करोगे W इक्वल टू हमारी विड्थ 1/2 इंटू 32 करोगे, ये आपका 16 बना देगी। तो ये आपके 16 mm आ गया। ठीक है, बना दो जी एक रेक्टेंगल ऐसा। ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी जी जो ये लेंथ है अपनी, ये 16 mm हो गई, और ये जो हो गई 9 mm और 9 mm हो गई। ठीक है, ये हो गई। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, एक ये हमने स्मॉल रेक्टेंगल के लिए बनाया है, जो उसने कहा था स्मॉल बनाना है, ये हमारा स्मॉल रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, एक वो कह रहा है जी बड़ा रेक्टेंगल भी बनाना है। अच्छा, बड़े रेक्टेंगल के लिए करते हैं, बड़े के लिए डबल मार देते हैं। ठीक है, अब हम बना रहे हैं अपना लार्ज रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, तो लार्ज रेक्टेंगल के लिए हम क्या करने वाले हैं, वो हाइट जो है अपनी हाइट को ऐसा करो 2 × 18 कर दो, तो ये आ गई अपनी सीधा 36 mm। ठीक है, और उसके बाद अपनी विड्थ को देखो, तो विड्थ को भी डबल कर दो, 2 × 32, ये हो गई अपनी 64 mm। ठीक है, अब बना दो एक बड़ा सा रेक्टेंगल, ये हमने बना दिया बड़ा सा, इसकी ये 36 mm हो गई है, और ये नीचे वाली ये इसकी 64 mm हो गई है। ठीक है, अब अगर एक चीज़ देखी जाए, अब भी हमने बना दिया, अब उसने पूछा कि क्या आपने जो बनाया है उसमें कोई फ़र्क है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो, अब देखो जो आपके क्लासमेट्स रेक्टेंगल बनाएंगे उसमें फ़र्क हो भी सकता है। अच्छा, उसमें फ़र्क क्यों हो सकता है, क्या पता वो इसका और छोटा फॉर्म बना दे, है ना, और क्या पता वो 2 मल्टीप्लाई करने की जगह 3 मल्टीप्लाई कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, कुछ भी कर दे, तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे, उनका रेक्टेंगल अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेशियो की, तो रेशियो जो है वो हमारा सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि आखिर हम जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जो भी डिवाइड कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, 32 और 18 से ही तो कर रहे हैं, और दोनों तरफ सेम कर रहे हैं। या तो दोनों तरफ आपका कोई दोस्त 4 मल्टीप्लाई कर दे, आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, या 5 मल्टीप्लाई कर दे, आप 6 कर दो। जब आप उन सबको कटिंग करोगे तो आओगे तो नॉर्मल स्टेट पर ही जो 32 और 18 बनेगा। इसलिए आप लोगों के रेक्टेंगल्स दिखने में अलग हो सकते हैं, उनके डायमेंशंस अलग हो सकते हैं, पर उनके जो रेशियो बैठेंगे वो हमेशा सेम ही बैठेंगे, प्रोपोर्शन में बैठेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। देख लो एक बार, फिर मैं इसे रब कर रहा हूँ फटाफट से। चलो जी, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग ब्रिक वॉल विद पैटर्न्स मेड यूजिंग कलर्ड ब्रिक्स। ठीक है, ईच वॉल कंटिन्यूज दिस पैटर्न थ्रू आउट द वॉल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रे ब्रिक्स टू द कलर्ड ब्रिक्स, ट्राई टू गिव रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है जी, कोई नहीं, दे देते हैं। तो देखो, सबसे पहले यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और हम कर रहे हैं इसका ए पार्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम पैटर्न को देखते हैं और हम ना गिनते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रे ब्रिक्स को गिने, तो 2 + 2 4, 4 + 2 ये हो गई। ठीक है, देखो 2, फिर नीचे बैठ रही है 3, 2 3 5, और 5 4 9। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक सेट जो है पैटर्न का जिसमें ग्रे ब्रिक्स जो है वो 9 बैठ रही हैं। ठीक है, और फिर अगर मैं कलर ब्रिक्स की बात करूं एक सेट में, तो वो बैठ रही है 3 2 6, तो ये बैठ रही है 6। तो देखो, जैसे कि सेट बने हुए हैं, अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो पूरा टोटल, जैसे कि मैं ना पहले पूरा टोटल कर रहा था, पर फिर मैंने क्या चीज़ सोची, कोई चीज़ देखो जब सेम ही 4 बार दे रखी है, तो आप उसका टोटल करके करो, या फिर उसको एक ही बार कर करके देखो, तो बात तो सेम ही आएगा ना, रेशियो तो सेम ही आएगा। अब आप चाहे 100 को 200 से डिवाइड कर लो, तो भी आपका रेशियो जो 1:2 आएगा। आप 10 को जो है 20 से डिवाइड कर लो, तो भी आपका 1:2 आएगा। आप 40 को 80 से कर लो, तो भी आपका 1:2 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने हमें बताई है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं ग्रे ब्रिक्स की बात करूँ एक पैटर्न में, तो मेरी जो नंबर ऑफ ग्रे ब्रिक्स हैं वो मेरी 9 आ रही हैं। ठीक है, और उसके ऊपर अगर मैं इनकी रेड वाली गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरी जो अपनी ये रेड वाली ब्रिक्स हैं या कलर्ड ब्रिक्स कह लो, तो मेरी नंबर ऑफ कलर्ड ब्रिक्स जो है वो आ रही है 6। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं, अच्छा रेशियो में ना एक चीज का ध्यान रखना, रेशियो में ना वो आपको बोल सकता है कि कलर्ड ब्रिक्स से ग्रे ब्रिक्स का रेशियो निकालो, या फिर ग्रे ब्रिक्स से कलर्ड ब्रिक्स का रेशियो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी चीज वो पहले बोलेगा ना वो आपकी न्यूमरेटर में आनी है। तो इसने हमें बोला है हमें ग्रे ब्रिक्स टू कलर्ड ब्रिक्स निकाल रहा है। देखो, ग्रे ब्रिक्स पहले बोला ना, तो वो ही रेशियो में पहले ऊपर की तरफ आएगा 9/6, 3 3 9, 3 2 6, तो हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:2। ए पार्ट होता है हमारा खत्म, इस बात का ध्यान रखना जो मैंने रेशियो वाली अभी बताई। अगले पे आ जाओ, बी पार्ट पे। बी पार्ट में अगर मैं देखूं, तो अगर मैं ग्रे ब्रिक्स को गिनूं,
चलो जी, हमारी पहले नंबर ऑफ ग्रे ब्रिक्स स्टेटमेंट लिख देता हूँ बी पार्ट के लिए। ग्रे ब्रिक्स, चलो अब इसको गिनते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 और 16। तो अगर मैं एक पैटर्न की बात करूं तो एक पैटर्न में मेरी जो ग्रे ब्रिक्स बैटरी है वो बैटरी है 16, ठीक है, ये मैंने काउंटिंग से गिन लिया। अब हम गिनने वाले हैं हमारी कलर्ड ब्रिक्स कितनी बैटरी है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो हमारी जो अपनी ये बैटरी है नंबर ऑफ कलर्ड ब्रिक्स हैं वो आ रही हैं 12, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, हमारी 12 आ रही है। अब बस हम इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो रेशियो इक्वल्स टू 16/12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा रेशियो आ गया 4:3। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन हमारा जो फिगर इट आउट है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईज़ी कंसेप्ट था, कुछ खास मुश्किल नहीं था। सो इफ़ मज़ा आया वीडियो को देखने में तो आपको पता आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। एंड बाकी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे थोड़ी चोट वगैरह लग गई थी तो थोड़ा-सा वीडियो में डिले आ सकता है, बट स्टिल मैं लगा हुआ हूँ एंड बनाते रहेंगे। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।